चलिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे अरेस्ट अंडर BNSS। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ऑब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट विदाउट वारंट, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, मैनर ऑफ मेकिंग अरेस्ट, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, अरेस्ट बाय वुमेन, प्राइवेट पर्सन, मजिस्ट्रेट, अरेस्ट परसुएंट टू वारंट, इंपॉर्टेंट केस लॉस एंड कंक्लूजन। ठीक है, देखिए अरेस्ट का मतलब होता है डिप्राइवेशन ऑफ ए पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब किसी इंसान की पर्सनल लिबर्टी छीन ली जाती है अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ, हम बोलेंगे कि वो इंसान अरेस्ट हो चुका है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई क्राइम किया, पुलिस आती है और आपको बोलती है यू आर अंडर अरेस्ट। ठीक है, अब जैसे ही पुलिस ये बोलती है फिर पुलिस आपको पुलिस स्टेशन ले जाएगी, वहां से जेल में डाल देगी। अब जब आप अरेस्ट होकर जेल चले जाते हो तो आपकी जो पर्सनल लिबर्टी है वो डिप्राइव हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है एक प्रकार से। जैसे कि अब आप अगर जेल में बंद हो तो आप बाहर नहीं जा सकते, आप अपने हिसाब से कहीं घूमने नहीं जा सकते, आप मूवी देखने नहीं जा सकते, आप अपने हिसाब से खाना नहीं खा सकते, आपको जेल का खाना खाना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से कपड़े नहीं पहन सकते, आपको जेल के कपड़े पहनना पड़ेंगे। ठीक है, तो अरेस्ट एक ऐसी लीगल प्रोसीजर है जिसके थ्रू पर्सन्स की पर्सनल लिबर्टी को उनसे छीन लिया जाता है अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, इसको हम लिखते हैं अब थोड़ा। अरेस्ट का मतलब होता है डिप्राइवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका मतलब, अच्छा एक एक वर्ड समझते हैं। अरेस्ट का मतलब होता है डिप्राइवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी को आसान शब्दों में आप फ्रीडम समझिए। ये मैंने आपको बताया कि जब अरेस्ट होता है कोई पर्सन तो उसका फ्रीडम उससे छीन लिया जाता है। ठीक है, अरेस्ट होने के बाद जनरली पर्सन जेल में जाता है, जेल में अब उसके पास कोई फ्रीडम नहीं बचता। ठीक है, अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ मतलब जो ये डिप्राइवेशन हो रहा है पर्सनल लिबर्टी का, फ्रीडम का, ये लॉ की अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए। मतलब कि कानून के अंदर होना चाहिए, कोई लॉ के अंदर पूरी प्रोसेस होती है, वो फॉलो करके आपको अरेस्ट करना है, तभी अरेस्ट लीगल होती है। ठीक है, इसको हम अभी और डिटेल में समझेंगे। तो पहली बात तो अरेस्ट क्या होती है? अरेस्ट इज द डिप्राइवेशन ऑफ ए पर्सनल लिबर्टी अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब कि किसी लॉ में होना चाहिए अरेस्ट। ठीक है, जैसे कि BNSS मान लेते हैं यहाँ पर, दूसरे लॉ में भी होती है, NDPS में भी अरेस्ट होती है, अलग अलग लॉ में अरेस्ट होती है। ठीक है, अच्छा अब अरेस्ट कौन कर सकता है? पुलिस तो करती है ऑब्वियसली, अदर एजेंसीज कर सकती है जैसे कि CID, ED। ठीक है, प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है। प्राइवेट पर्सन, आप या मैं, हम भी किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। वो कब करेंगे वो आगे वीडियो में पढ़ेंगे अब। ठीक है, और मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि अरेस्ट इज अ डिप्राइवेशन ऑफ ए पर्सनल लिबर्टी अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, कौन कौन कर सकता है? पुलिस कर सकती है, अदर एजेंसी है जैसे CID, CBI, ED ये कर सकती है, प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है और मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है। अच्छा, अब अच्छा जो ये अरेस्ट के प्रोविजन है ये दे रखे हैं सेक्शन 35 से लेके सेक्शन 61 ऑफ BNSS में। ठीक है, और प्लस आर्टिकल 20, 21, 22, इन सबको आप हमको साथ में पढ़ना पड़ता है, तब हमें अरेस्ट के बारे में एक कॉम्प्रहेंसिव डिटेल मिलती है। ठीक है, हम पढ़ेंगे, हर चीज़ पढ़ेंगे अभी। अच्छा, तो पहले तो हमने पढ़ लिया कि अरेस्ट की डेफिनेशन क्या है, दूसरा कौन कौन अरेस्ट कर सकता है, तीसरा पॉइंट अरेस्ट का प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट ये दे रखा है सेक्शन 36 में BNSS के। ठीक है, इसमें ये लिखा है कि जो भी पर्सन अरेस्ट करने जाएगा उसको क्लियर आइडेंटिफिकेशन वियर करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई पुलिस वाला है,
अगर वो किसी को अरेस्ट करना जाएगा तो उसको पुलिस की ड्रेस पहनना पड़ेगी, क्लियर आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए, उसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए, उसकी क्या पोजीशन है वो पता होनी चाहिए। अब इसका पर्पस से है कि जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है, जो एक्यूज्ड है, उसको ये समझ में आ जाए कि जो मुझे अरेस्ट करना आया है वो एक्चुअली में लीगली ऑथोराइज्ड है या नहीं है। ठीक है, तो ये सेक्शन 36 में लिखा है कि जो भी ये पुलिस ऑफिसर है, ही शुड बियर क्लियर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। दूसरा, जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो उसका एक अरेस्ट मेमो बनाया जाएगा। अरेस्ट मेमो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें यह लिखा रहता है कि किसको अरेस्ट किया गया, क्यों अरेस्ट किया गया, टाइम क्या है, उस पे एक और दो लोगों के सिग्नेचर होंगे। ठीक है। तो अरेस्ट मेमो, जब भी कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो पुलिस उसका एक अरेस्ट मेमो बनाती है, उस पर लिखा रहेगा कि ये पर्सन को हमने अरेस्ट किया है, इस वजह से किया है, इस टाइम पे किया है, इस दिन किया है, और फिर इन लोगों के सामने अरेस्ट किया है। देखिए, जब भी कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो पुलिस उसको दो विटनेसेस के सामने अरेस्ट करती है और उनके साइन लगते हैं। ठीक है, ये विटनेसेस है, ये प्रूव करता है कि भैया पुलिस ने जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो फॉलो की। ठीक है। इसी के बेसिस पे बहुत बार केसेस में एक्विटल भी हो जाती है, कन्विक्शन भी हो जाती है, बेल भी मिल जाती है। ठीक है। तो ये जो अरेस्ट मेमो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये प्रोसीजर हो गई। अच्छा, अब अरेस्ट कैसे की जाती है ये दे रखा है सेक्शन 33 में। ठीक है, हाउ मेड। तो इसमें फिजिकली अरेस्ट करते वक्त जो पुलिस ऑफिसर है वो फिजिकली सामने वाले पर्सन को कस्टडी में लेता है। ठीक है, जनरली तो वो बोलते हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट, फिर सामने फिर वो अगर जिसको अरेस्ट किया जा रहा है वो अपने आप से चल ले तो ठीक है, और अगर अपने आप से नहीं चलता तो फिर पुलिस नेसेसरी फोर्स भी अप्लाई कर सकती है। ठीक है। अच्छा, अब अरेस्ट दो प्रकार से हो सकती है। अरेस्ट कैन बी विथ वारंट, विदाउट वारंट। इसका मतलब पुलिस वारंट के साथ भी अरेस्ट कर सकती है और बिना वारंट के साथ भी अरेस्ट कर सकती है। बिना वारंट के, विथ वारंट मतलब मजिस्ट्रेट ने पुलिस को ऑर्डर दिया कि जाओ इसको पकड़ के लाओ। ठीक है, तो ये तो गया विथ वारंट। इसमें पुलिस वारंट लेके आएगी, आपको दिखाएगी कि देखो भैया ये वारंट है, चलो अब तुम अरेस्ट हो चुके हो। विदाउट वारंट ये दे रखा है सेक्शन 35 में। अब ये क्या है, हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अभी ये हो गई इसकी बेसिक डिटेल। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा अरेस्ट के बारे में? पहला, कि ये डिप्राइवेशन है पर्सनल लिबर्टी का अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, कौन कौन अरेस्ट कर सकता है? प्राइवेट पर्सन कर सकता है, पुलिस करती है ऑब्वियसली, मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी दूसरी होती है सीआईडी, सीबीआई, ईडी, ये भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अरेस्ट का प्रोसीजर क्या है? सेक्शन 36 में लिखा है कि पुलिस ऑफिसर को क्लियर आइडेंटिफिकेशन मार्क भी करना होगा, अरेस्ट मेमो बनाना पड़ेगा, विटनेसेस के साइन होंगे। अच्छा, अरेस्ट कैसे की जाएगी? तो आप फिजिकली सामने वाले पर्सन की बॉडी को कन्फाइन करोगे। ठीक है। अब अरेस्ट वारंट के साथ भी की जा सकती है और बिना वारंट के साथ भी की जा सकती है। एक और पॉइंट अब, अच्छा, जब भी पर्सन होता है, अरेस्ट होता है, तो उसके पास राइट्स आ जाते हैं। ठीक है, जब भी कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो उसके पास बहुत सारे राइट आ जाते हैं। जैसे राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, रीजन ऑफ अरेस्ट, कि पुलिस ने आपको क्यों अरेस्ट किया, किस ग्राउंड पे किया। तो पुलिस आपको बोलेगी कि इस दिन इस तारीख को इस पर्सन के साथ आपने मारा कूटी की, आपने इसकी प्रॉपर्टी छीन ली, ये होता है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, इसलिए यू आर लायबल फॉर रॉबेरी। डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। 24 आवर वाला रूल, कि जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ठीक है। इन्फॉर्म रिलेटिव्स, फ्रेंड, ईटीसी। ठीक है, तो ये तो राइट्स हैं। तो अभी हम बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अब सभी चीज़ों को हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने? डेफिनेशन क्या होती है, डिप्राइवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी एंड द अथॉरिटी ऑफ लॉ, कौन कौन कर सकता है, प्रोसीजर क्या होती है, कैसे की जाएगी, 43 में है, कन्फाइन करोगे आप। अच्छा, अरेस्ट विद वारंट भी हो सकती है, विदाउट वारंट भी हो सकती है। विदाउट वारंट पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है? सेक्शन 35 में लिखा है। ठीक है। वो जो भी पर्सन अरेस्ट होगा
उसके जो राइट्स है वो अलग अलग राइट्स होते हैं, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, अलग अलग सेक्शन में वो दे रखा है। चलिए अब डायरेक्ट नोट्स पे आते हैं। देखिए, अरेस्ट की कोई डेफिनेशन बीएनएसएस में दे नहीं रखी है, ठीक है। तो अरेस्ट होता क्या है, इट इज लॉफुल रिस्ट्रेंट और डिप्राइवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी बाय टेकिंग दैट पर्सन, ठीक है। जो ये डेफिनेशन याद रखिए आप, तो डिप्राइव सॉरी डिप्राइवेशन ऑफ ए पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन अंडर ऑथोरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। ये होती है अरेस्ट की डेफिनेशन। बीएनएसएस में इसको डिफाइन नहीं कर रखा है, ठीक है। अगर पुलिस सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए आपको बुलाती है या सिर्फ नॉर्मली बात कर रही है तो दैट इज नॉट एन अरेस्ट, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है कि पुलिस क्वेश्चनिंग के लिए आपको नोटिस देके बुलाती है कि चलो थाना आओ, हमको आपसे बात करनी है, दैट इज नॉट एन अरेस्ट। अरेस्ट इज अ डिफरेंट थिंग, जो हम पढ़ रहे हैं अभी और पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ऑफ अरेस्ट, ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रिवेंट फर्दर ऑफेंसेस। मान लीजिए एक आदमी है, क्रिमिनल नेचर का आदमी है, ठीक है, उसने 3 4 5 क्राइम कर रखे हैं। तो अगर 5 उसने क्राइम कर रखे हैं, फिर वो बेल पर छूट गया, अब वो वापस क्राइम कर सकता है, इसलिए उसने को पुलिस ने पकड़ लिया ताकि वो आगे क्राइम ना करे। तो एक तो ये हो गया। टू फैसिलिटेट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, ये कैसे? अब मान लीजिए कि एक आदमी को पुलिस ने चोरी के आरोप में पकड़ा, ठीक है, उसके ऊपर ये चार्ज है कि उसने चोरी की थी। तो अब पुलिस उसको बिठा के क्वेश्चनिंग करेगी कि भैया तूने कहाँ चोरी की थी, कब की थी, तूने जो माल चुराया वो कहाँ पर है, तेरे साथ और कौन कौन था। तो जब अरेस्ट हो जाती है ना, तो जो अरेस्टेड पर्सन है वो पुलिस की कस्टडी में आ जाता है, फिर पुलिस उसके साथ पूछताछ करती है। तो इससे इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होती है, ठीक है। प्रिवेंटिंग डिस्ट्रक्शन और टेम्परिंग विद एविडेंस, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, मैंने किसी का मर्डर कर दिया, तो पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी और मुझे छोड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जाकर अपने सबूत को मिटा ना सकूं। ठीक है। तो अरेस्ट ये इंश्योर करती है कि जो पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया है वो जाकर जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय ना करे, उसके साथ टेम्परिंग ना करे, ठीक है। विटनेसेस को धमकियां ना दी जाए। मान लीजिए मुझे अरेस्ट कर लिया गया चोरी के मामले में, मुझे चोरी करते हुए 2 लोगों ने देखा, तो यदि मुझे छोड़ दिया तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि मैं जाके उन 2 लोगों को धमकी दूंगा कि भैया तुम कोर्ट में जाके मत बोलना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, ठीक है। सिक्योरिंग द एक्यूज प्रेजेंस बिफोर द कोर्ट, अल्टीमेटली अरेस्ट का यही पर्पस होता है देखा जाए तो, कि जब उसकी ट्रायल चले तो वो कोर्ट में पेश हो, कोर्ट उससे क्वेश्चन कर सके, वो अपना डिफेंस रख सके, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट होते हैं अरेस्ट के। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ अरेस्ट, देखिए अरेस्ट की परमिशन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ देता है। कैसे? आर्टिकल 21 को आप पढ़िए। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। यहाँ से पढ़ो, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। आर्टिकल 21 बोल रहा है कि आप किसी भी इंसान की पर्सनल लिबर्टी को उससे छीनोगे नहीं जब तक कि आप लॉ के द्वारा जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश की गई है उसको फॉलो ना करो। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि अगर आपने प्रोसीजर जो लॉ में दे रखी है उसको फॉलो किया तो आप किसी पर्सन की पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव कर सकते। इसका मतलब ये है कि लॉ परमिट करता है किसी भी पर्सन की लिबर्टी को डिप्राइव करने के लिए। क्यों करता है? क्योंकि वो ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी है? इन रीजंस की वजह से कि भैया आपको इन्वेस्टिगेशन अच्छी करनी है, आप चाहते हो कि एविडेंस का डिस्ट्रक्शन ना हो, आप चाहते हो कि जो अरेस्टेड पर्सन है वो विटनेसेस को धमकियां ना दे। इसलिए आर्टिकल 21 बोल रहा है कि आप किसी भी पर्सन की लिबर्टी को ले सकते हो, बस प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो कर लेना। ये कहाँ पर दी जाती है? ये प्रोसीजर है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो दे रखी है आर्टिकल 20, 21, 22, साथ साथ में ये बीएनएसएस में भी दे रखी है। कौन सी प्रोसीजर? यही है प्रोसीजर पूरी जो मैंने बताया ना। प्रोसीजर ये सेक्शन 35 से लेके सेक्शन 61 तक आपको मिल जाएगी कि पुलिस को क्या क्या पहनना है, कैसे अरेस्ट करेगी, अगर अरेस्ट हो गया पर्सन तो उसके क्या राइट है, यही पूरी प्रोसीजर है। ये आगे हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। अब आर्टिकल 22(1) इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि जैसे ही पर्सन अरेस्ट हो उसको इमीडिएटली ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इन्फॉर्म करो। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट मतलब भाई कि अगर मैं पुलिस वाला हूँ, मैंने आपको पकड़ा, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको क्यों पकड़ा। मैं बताऊंगा कि
संडे की रात की 10 बजे आपने एक्स के घर में चोरी की थी और आपको वाई ने देखा था चोरी करते हुए, इसलिए आपको चोरी के आरोप में अरेस्ट किया जाता है। ये होता है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। ठीक है। जो पर्सन अरेस्ट हुआ उसका अब राइट है कि वो अपने हिसाब से अपना एडवोकेट कर सके, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। ठीक है। तो ये तो हो गया 22(1) में दो बातें लिखी है, पहली दूसरी। फिर 22(2), आर्टिकल 22(2) में लिखा है कि जब भी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अब इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करे तो पुलिस अपनी मनमानी ना कर सके उस इंसान के साथ। इसलिए लॉ ने बोला है कि भैया पुलिस जैसे ही तुम किसी को भी अरेस्ट करो 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश कर दो, ताकि जज वहां सब पर उससे पूछता है कि तुमने क्या करा था, ये पुलिस वाले तुमको मारा कूटी तो नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें फिर वहां पर जज चेक करता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो फ्रेमवर्क है, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात कर रहे थे, यही है। अब ये सेक्शन है, अब आपको हर सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं, मैं कुछ बता देता हूँ जो एग्जाम में बहुत ज़रूरी होते हैं और आपको लिखना है। कि एक तो ये याद कर लेना 35, 36, और 43 याद कर लेना, 47 याद कर लेना, 49, 50 याद कर लेना, और ये वाला याद कर लेना 57। मतलब कोशिश करना कि आप इनकी कम से कम हेडिंग तो लिख दो एग्जाम में। ठीक है। 5, 6, 7 सेक्शन है, याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 35, 36 और 43 इनको एक साथ याद कर लो। 35 में ये है कि कब पुलिस वारंट के बिना अरेस्ट कर सकती है, 36 में कि अरेस्ट करेगी तो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी, 43 में कि अरेस्ट कैसे करेगी, पकड़ के करेगी, कन्फाइन करके करेगी। ठीक है। फिर 47 में ग्राउंड्स है, 49 में सर्च है और 50 में सीजर है। और फिर डायरेक्ट 57 याद कर लेना। 57 में ही कि भैया 24 घंटे के अंदर सामने वाले को आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, आप अगर पुलिस हो, आपने किसी को अरेस्ट किया है। ठीक है। अब पुलिस कब बिना वारंट के सॉरी अरेस्ट कर सकती है, ये सेक्शन 35 में लिखा है। अभी हम इसको एंड में कवर करेंगे, थोड़ी डिटेल वाली चीज़ है इसमें। अच्छा, अब हम आते हैं डायरेक्ट प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट में। देखो, जब भी ऑफिसर किसी को अरेस्ट करेगा तो उसको ही हैज़ टू बियर एक्यूरेट, विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। प्रिपेयर मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, ये हम कवर कर चुके हैं। हैव द मेमोरेंडम अटेस्टेड बाय वन विटनेस, की जो मेमोरेंडम है उस पर एक विटनेस से साइन कराएंगे, और जो पर्सन अरेस्ट हुआ उसका भी साइन कराएंगे। और जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसके रिलेटिव और उसके दोस्त को इन्फॉर्म करेंगे कि भैया ये जो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बेटा है, इसको हमने यहाँ पर अरेस्ट करा है, इस रीज़न की वजह से तुम आके मिल सकते हो। ठीक है। तो ये जो अरेस्ट मेमो है, ये लीगल डॉक्यूमेंट है, ये इंश्योर करता है कि पुलिस किसी को भी सीक्रेटली अरेस्ट ना कर सके या अनडॉक्यूमेंटेड अरेस्ट ना हो सके। ठीक है। तो प्रोसीजर में क्या क्या याद रखेंगे आप? पहली बात तो ये कि पुलिस क्लियर आइडेंटिफिकेशन मार्क रखेगी। दूसरा, मेमोरेंडम बनेगा, मेमोरेंडम पे विटनेस भी साइन करेगा, अरेस्टेड पर्सन भी साइन करेगा। तीसरा, पुलिस इन्फॉर्म करेगी फ्रेंड को भी और रिलेटिव को भी जो पर्सन अरेस्ट हुआ उसके मेनर ऑफ अरेस्ट। ठीक है। द पुलिस ऑफिसर पर्सन मेकिंग द अरेस्ट शाल मस्ट टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ ए पर्सन अनलेस। ठीक है। तो अरेस्ट कैसे इफेक्ट की जाएगी? आप सामने वाले पर्सन की बॉडी को कन्फाइन करोगे अनलेस वो अपने शब्दों से बोल दे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो पुलिस वाले सामने वाले को बोलेंगे कि यू आर अंडर अरेस्ट, ठीक है, हमारे साथ थाने चलो। तो अगर वो आपकी बात सुनने के बाद, पुलिस वाले की बात सुनने के बाद अगर अरेस्टेड पर्सन अपने हिसाब से चलता है तो अच्छी बात है, नहीं चलता है तो उसको पकड़ के ले जाएंगे। सिंपल से इतनी सी बात है। ठीक है। अच्छा, अब हैंड कफिंग जनरली अलाउड नहीं होती है, एक्सेप्शनल केसेस में अलाउड होती है। ठीक है। अब राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन, अब जो पर्सन अरेस्ट हुआ उसके बहुत सारे राइट होते हैं। अब इंडिविजुअल राइट्स को हम धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है। पहला राइट होता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। ठीक है। ये आर्टिकल 22(1) में भी लिखा है और 47 में भी लिखा है। अब ग्राउंड क्या होते हैं? ग्राउंड में वही मैंने जो आपको समझाया था कि आपको इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है क्योंकि आपने संडे की रात की 10 बजे इसके घर में चोरी करी और आपको चोरी करते हुए इस आदमी ने देखा था। ये हो गया ग्राउंड। आप पूरा बता रहे हो सामने वाले को कि भैया तुमको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है। तो ये तो हो गया ग्राउंड। इसमें पूरा आप बताते हो कि आपने ये करा, ये करा, ऐसे करा, ऐसे करा। रीज़न, रीज़न अलग होता है और ग्राउंड अलग होता है। ये बात समझने की बात है। ठीक है।
रीजन का मतलब, रीजन वो ऊपर वाले, आपको इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है ताकि इन्वेस्टिगेशन अच्छी हो। आपको इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है ताकि आप जाके विटनेसेस को धमकियां ना दो। आपको इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है ताकि इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो। आपको इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है ताकि आप जाके सबूतों को डिस्ट्रॉय ना कर दो। ये होते हैं रीजन, कारण। वो ग्राउंड मतलब कि किस आधार पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है। ग्राउंड में ये कि आपने रात की 10 बजे उसके घर में इस दिन चोरी की थी, इस आदमी ने आपको देखा इसलिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है, दैट इज ग्राउंड। ठीक है। रीजन मतलब कि क्यों कर रहे हैं आपको अरेस्ट। ग्राउंड मतलब किस आधार पे कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसका, ये आपको, अब इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ये आपको पता रहेगा तभी तो आप अपने आप को डिफेंड कर पाओगे। अरे, पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया और पुलिस आपको बता ही नहीं रही कि क्यों अरेस्ट कर रहा, तो आप किस बात पे जाके कोर्ट में केस लड़ोगे। आपको पता तो होना चाहिए ना कि भैया आपके ऊपर चोरी का आरोप है, मर्डर का आरोप है। तो जब आपको पता रहेगा कि आपके ऊपर क्या आरोप लगा है और आपको किस रीजन की वजह से अरेस्ट किया है, तभी जाके तो आप आपका केस रख पाओगे। ठीक है। इसलिए ये राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, राइट टू बेल। देखिए, सेक्शन 47 बोलता है बीएनएसएस का कि जब भी पर्सन अरेस्ट होता है बेलेबल ऑफेंस में, तो पुलिस को उस पर्सन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा भैया कि तुम्हारे पास बेल का अधिकार है। मान लो एक ऑफेंस है जो कि बेलेबल है। दो प्रकार के ऑफेंस होते हैं, एक बेलेबल और एक नॉन बेलेबल। बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पुलिस खुद बेल दे सकती है आपको, कोर्ट भी दे सकती है, और वो आपका राइट है। ठीक है। ये जनरली 2 साल या 3 साल से कम के जो पनिशमेंट होते हैं, जनरली है ना, जनरली मतलब मोस्ट टाइम, इससे कम का पनिशमेंट वाले जो क्राइम होते हैं वो बेलेबल वाले होते हैं, ऑफेंस होते हैं, वो बेलेबल ऑफेंस होते हैं। ठीक है। जैसे आपने किसी को चाटा मार दिया और पुलिस आपको पकड़ के ले गई, तो ये बेलेबल ऑफेंस है। मतलब आप पुलिस के द्वारा ही छूट जाओगे, कोर्ट के द्वारा छूट जाओगे और ये आपका राइट रहेगा। बाकी जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस जैसे कि सीरियस वाले, मर्डर, रेप, किडनैपिंग, ठीक है, तो इसमें यू डोंट हैव राइट टू बेल। इसमें कोर्ट डिसाइड करेगी कि बेल देना है कि नहीं, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है। ये हम डिटेल में कवर करेंगे, अलग से एक वीडियो बनेगी बेलेबल नॉन बेलेबल में। तो पॉइंट ये है कि अगर आपको बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया है पुलिस ने, तो पुलिस की ड्यूटी है कि आपको इन्फॉर्म करे कि आपके पास बेल का अधिकार है। ऐसा नहीं कि आप उसको अंदर रख रखोगे। ठीक है। राइट टू इन्फॉर्म रिलेटिव और फ्रेंड, सेक्शन 48। जब भी पुलिस अरेस्ट करेगी तो आपके रिलेटिव को इन्फॉर्म करेगी या आपके दोस्त को करेगी या आप जिसको भी बोलोगे उसको इन्फॉर्म करेगी। क्या इन्फॉर्म करेगी कि भैया ये आप अरेस्ट हो चुके हो, और या आपका दोस्त अरेस्ट हो चुका है, या आपका बेटा अरेस्ट हो चुका है और इसको हमने ये वाले थाने पे यहाँ पर रख रखा है, आप आके मिल सकते हो। ठीक है। राइट टू कंसल्ट एन एडवोकेट, आर्टिकल 22(1) भी देता है, और आर्टिकल नहीं, आर्टिकल 22(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है, और बीएनएस का सेक्शन 38 भी देता है, बीएनएसएस का। अच्छा, बीएनएसएस का जो सेक्शन 38 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि एवरी पर्सन अरेस्टेड एंड इंटोग्रेटेड बाय पुलिस इज एंटाइटल्ड टू मीट एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, दो नॉट थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन, नॉट थ्रू आउट द इंटरोगेशन। इसका मतलब यह है कि अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप वो पुलिस को बोलो कि भैया मुझे मेरे एडवोकेट से बात करनी है, मुझे मेरे वकील से बात करनी है। बट आपके पास ये राइट थ्रू आउट द इंटरोगेशन अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है। वापस से थोड़ा सा, पुलिस ने आपको अरेस्ट करा, पुलिस अब आपका इंटरोगेशन करेगी, पुलिस आपसे क्वेश्चनिंग करेगी कि भैया तुम जिस दिन ये क्राइम हुआ उस दिन कहाँ थे, किसके साथ थे, कहाँ जा रहे थे, क्यों जा रहे थे। ठीक है। तो सेक्शन 38 बोल रहा है कि जब पुलिस आपका इंटरोगेशन करे, तो आप पुलिस को बोल सकते हो कि मेरे एडवोकेट के सामने करना, मेरे एडवोकेट को आन दो फिर करना। बट ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि पूरी इंटरोगेशन में एडवोकेट आपके साथ रहेगा। इंटरोगेशन के टाइम पे मान लो 3 घंटे की इंटरोगेशन करेगी पुलिस आपकी, तो आप बोल सकते हो कि भैया मेरा वकील आएगा तभी इंटरोगेशन करना। ठीक है। बट थ्रू आउट द इंटरोगेशन पुलिस अलाउ नहीं करेगी वकील को वहां पर, बस इतनी सी बात है। राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन। अब जब भी पर्सन अरेस्ट होता है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। ये सेक्शन 51, 52, 53 में दे रखा है बीएनएसएस के। अब इसका क्या पर्पस है, इसका पर्पस ये है कि जब पर्सन को पुलिस ला लेके आ रही है पुलिस स्टेशन,
तो ये चेक कर लिया जाए कि उसके बॉडी पे कोई इंजरी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसके टाइम पे इंजरी नहीं है और फिर उसके बाद पुलिस मारा कुटी करती है अरेस्टेड पर्सन से, अब क्या होता है देखो, जनरली पुलिस जब भी किसी को अरेस्ट करके लाती है तो उनके ऊपर पुलिस को जनरली डाउट होता है कि भैया इसने चोरी करी। अब वो सामने से तो बताएगा नहीं कि भैया इसने चोरी करी कि नहीं। तो तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उसको पकड़ के मारते हैं, टॉर्चर करते हैं। अब तो थोड़ा कम हो गया बट होता है। तो बस ये इसलिए ही है कि जैसे ही वो अरेस्ट हो उसका फटाफट एग्जामिनेशन हो जाए, ताकि ये पता चल जाएगा कि हाँ इसकी बॉडी पे कोई इंजरी मार्क नहीं थे, कुछ नहीं था। फिर 24 आवर के बाद पुलिस इसको जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, और फिर अगर उसने बोल दिया कि अरे पुलिस वालों ने तो मुझे मारा था, मेरी बॉडी पे ये मार्क है, तो फिर मजिस्ट्रेट ये चेक करेगा कि जब एग्जामिनेशन हुआ था तब तो इसकी बॉडी पे कुछ नहीं था, अब इसकी बॉडी पे मार्क है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि पुलिस वाले ने इसके साथ कस्टडियल टॉर्चर किया है, और फिर पुलिस वालों पे एक्शन हो जाएगा। ठीक है। राइट टू हेल्थ। अच्छा, रेप वाले केसेस में भी काम आता है। अगर मान लो कि किसी आदमी के ऊपर रेप का एलिगेशन है, तो उसका अगर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो उसका डीएनए लिया जाएगा, ये वो लिया जाएगा। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि इसने करा कि नहीं, बाद में जब भी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। राइट टू हेल्थ एंड सेफ्टी, वही कि अगर कोई पर्सन को पुलिस अरेस्ट करती है तो पुलिस की ड्यूटी भी है और उसका ये राइट भी है कि उसकी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। ठीक है। इसलिए पुलिस टॉर्चर नहीं कर सकती, कस्टडियल वायलेंस नहीं कर सकती, उसको ट्रीटमेंट डिनाई नहीं कर सकती, उसको खाना अच्छे से देना पड़ेगा। अच्छे से मतलब नॉर्मल खाना देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि तुम सड़ा हुआ खाना दे रहे हो, 10 दिन पुराना खाना दे रहे हो। ठीक है। राइट अगेंस्ट अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, वही है कि अगर किसी पर्सन को पुलिस अरेस्ट कर रही है और वो रहने के, और वो नॉर्मली खुद ही पुलिस के साथ चलने के लिए तैयार है, तो आप बेवजह उसके साथ अननेसेसरी रेस्ट्रेंट मत लगाओ। आपने उसको हथकड़ी पहना दी, गले में बार फेटर डाल दिए, पैरों में बार फेटर डाल दिया, वो चेन होती बड़ी बड़ी, जरूरत नहीं है उसकी, अनलेस वो ऐसा आदमी है जो खुकार क्रिमिनल है, जो भागता है या जो मारता है, पुलिस वालों को मार रखा। ठीक है। प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट, ये वही बात, आर्टिकल 22(2) और सेक्शन 57, जब भी पर्सन कोई अरेस्ट होता है तो पुलिस की ड्यूटी है कि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। ठीक है, ताकि मजिस्ट्रेट सब चीज़ें चेक कर सके कि भैया इसको सही तरीके से अरेस्ट किया कि नहीं, इसके साथ मारा कुटी तो नहीं हो रही है। ठीक है। राइट नॉट टू बी डिटेन बियॉन्ड 24 आवर्स। ठीक है। 24 आवर्स हो जाएंगे, उसके बाद मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि इसको पुलिस कस्टडी मिलना चाहिए या जुडिशियल कस्टडी मिलना चाहिए। पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या फ़र्क होता है? पुलिस कस्टडी में आदमी पुलिस थाने में रहता है जनरली, पुलिस जब चाहे तब उससे इंटरोगेशन कर सकती है। जुडिशियल कस्टडी में आदमी जेल में रहता है, जेल अलग होती है जिसमें जज का अथॉरिटी रहती है, ये भी हम डिटेल में भी कवर करेंगे। ठीक है। तो ये 24 घंटे तक आदमी पुलिस के पास रहेगा, पुलिस फिर जज के पास ले जाएगी, फिर जज डिसाइड करेगा कि आदमी पुलिस के पास रहेगा या दूसरी जेल में बंद रहेगा। जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं उसको, पुलिस के साथ रहती है उसको बोलते हैं पुलिस कस्टडी। ठीक है। राइट टू बी ट्रीटेड विथ डिग्निटी। जस्ट बिकॉज आपने किसी को अरेस्ट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान बनने से छोटा हो गया, वो फिर भी इंसान रहेगा। इसलिए उसकी उतनी ही डिग्निटी है, इसलिए आप उसके साथ टॉर्चर नहीं कर सकते, कस्टडियल वायलेंस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ट्रीट हिम लाइक एन एनिमल। ठीक है। तो ये जनरली राइट होते हैं, तो ये याद कर लीजिएगा आप, इसमें से जितने याद रहा है। ठीक है। अरेस्ट ऑफ ए वुमेन। अच्छा, अगर किसी वुमेन को अरेस्ट कर रहे हैं तो कुछ स्पेशल प्रोविजंस है उसके लिए। ठीक है। पहली बात तो कि वुमेन को आप सनसेट होने के बाद और सनराइज के पहले अरेस्ट नहीं करोगे, दिस इज अ जनरल रूल, बट एक्सेप्शन है, कुछ सिचुएशन में आप कर सकते हो। उसके लिए पहले आपको, पहली बात तो उसको वुमेन पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट करेगी, और मजिस्ट्रेट को फर्स्ट क्लास से परमिशन लेना पड़ेगी, फिर ही अरेस्ट कर पाएगी। ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि कभी अगर आपको, आप पुलिस और आपको अगर वेमेन को अरेस्ट करना है, तो पहली बात आप तो सूरज डूबने के बाद या सूरज उगने के पहले इस टाइम में अरेस्ट मत करो। लगभग शाम की 6-7 बजे से लेकर सुबह की 5-6 बजे तक अरेस्ट मत करो, ये जनरल रूल है। बट अगर बहुत ज़रूरी है तो वेमेन ऑफिसर ही करेगी अरेस्ट। और वो पहले डिस्ट्रिक्ट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनके एरिया की, उससे परमिशन लेगी, फिर अरेस्ट करेगी। और अगर परमिशन लेने गए और इतने में वो भाग गई, तो उस सिचुएशन में बिना परमिशन के कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही अरेस्ट करेंगे फिर इन्फॉर्म कर देंगे मजिस्ट्रेट को कि हाँ हमने विमेन को अरेस्ट किया। ठीक है। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। अच्छा, a private person may arrest a person who commits non-bailable and cognizable offense in his presence or is a proclaimed offender। ठीक है। और ये पर्सन को इमीडिएटली पुलिस को हैंड करना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है? प्राइवेट पर्सन कौन होता है? आप और मैं। ठीक है, ये लोग जो पुलिस नहीं है। अब प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है किसको? मान लीजिए आपके सामने
मान लीजिए आपके दोस्त, आप और आपके 3 दोस्त जा रहे थे मूवी देखने। आपने देखा कि एक आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया और वो भाग रहा है। आप चारों ने उसको पकड़ लिया और पुलिस को दे दिया। ये अरेस्ट हो गई आपके द्वारा। आप प्राइवेट पर्सन हो, आपने अरेस्ट करा और ये अलाउड है, ये लीगल है। क्यों? क्योंकि आपके सामने उसने नॉन बेलेबल और कोग्निजेबल ऑफेंस करा है। जब आपके सामने नॉन बेलेबल और कोग्निजेबल ऑफेंस हो जाए तो आप उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो। बस एक ही कंडीशन है, जब भी अरेस्ट करो उसको ले जाके पुलिस को दे दो। ऐसा नहीं कि कोई अपने घर ले गए और वहां बांध दिया और मारा कुटी कर रहे हो। बस। ठीक है। नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब ये सीरियस ऑफेंस की बात हो रही है ना? मर्डर, रेप, आपके सामने ये कोई बड़ा क्राइम हो गया, किडनैपिंग हो गया, डकैती हो गई, रोबरी हो गई, पकड़ के ले जाओ, पुलिस को दे दो। ऐसे ही मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। 41 में दे रखा है इलीगल अरेस्ट। अच्छा, अगर ये जो अभी हमने जितनी भी प्रोसीजर समझी इनका वायलेशन होता है तो हम बोलेंगे कि वो अरेस्ट इलीगल हो गई, और इलीगल अरेस्ट हो जाती तो पर्सन छूट जाता है, रिलीज्ड। ठीक है। कब हो जाती है इलीगल अरेस्ट, ये देख लेते हैं अपन। पुलिस ने बिना कोई अथॉरिटी के अरेस्ट कर लिया, सेक्शन 35 को फॉलो नहीं करा, नोटिस देना था पुलिस को, वो नहीं दिया, ये अभी हम समझते हैं, रुकिए। फेलर टू कम्युनिकेट, पुलिस ने ग्राउंड नहीं बताया कि क्यों अरेस्ट किया है, पुलिस ने घर वालों को इन्फॉर्म नहीं करा, दोस्तों को इन्फॉर्म नहीं करा, जो विमेन के सेफ गार्ड्स है उसको फॉलो नहीं करा। ठीक है। तो इन केसेस में जो अरेस्ट होती है वो इलीगल हो जाती है और पर्सन छूट जाता है। ठीक है। कोर्ट रिलीज कर देगी, रेफ्यूज कर देगी, बेल मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें होती है। लैंडमार्क केसेस जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है। इसमें कोर्ट ने ये बोला कि पावर टू अरेस्ट डज नॉट मीन नेसेसिटी टू अरेस्ट। इसका मतलब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जस्ट बिकॉज आपके पास पावर है किसी को अरेस्ट करने का, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप उसको अरेस्ट कर लो। अरेस्ट तभी करो जब उसकी ज़रूरत हो। ठीक है, बस इतनी सी बात है। डी के बासु, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अरेस्ट जब होती है तो जो सेफगार्ड्स है उसके बारे में बताया था कि भाई जो भी अरेस्ट करेगा उसका आइडेंटिफिकेशन क्लियर होना चाहिए, अरेस्ट मेमो बनना चाहिए, दोस्तों को बताओ। अब ये चीज़ बीएनएसएस सीआरपीसी में इंक्लूड हो चुकी है। ठीक है। अर्नेश कुमार में ये बोला था कि अगर 7 साल से नीचे का कोई ऑफेंस है और उसमें अगर कस्टडी की ज़रूरत नहीं है, उसमें अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर सिर्फ नोटिस दे के काम चल जाता है तो आप नोटिस दे दो, अरेस्ट मत करो। डिटेल में भी पढ़ते हैं हम, जब सेक्शन 35 पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे। ठीक है। सेक्शन 35 के साथ पढ़ेंगे इसको, अर्नेश कुमार को। फिर प्रबीर पुरिया, क्या लिखा है ये, प्रबीर पुरकायस्था वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। ठीक है। इसमें क्या था, वही कि जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है इसको इमिडिएटली कर दो, कम्युनिकेट। ठीक है। चलो अब आते हैं अपन सेक्शन 35 में। देखिए, सेक्शन 35 क्या बोल रहा है बीएनएसएस का, कि पुलिस बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। अब वो कब करेगी हम वो देखते हैं। ठीक है। अब इसको डायरेक्ट टू डायरेक्ट से पढ़ेंगे अपन, थोड़ा बड़ा सेक्शन है ये। सेक्शन 35 ऑफ बीएनएसएस, ये रहा। ठीक है। अच्छा, ये अरेस्ट वाला चैप्टर, ये चैप्टर भी लिख लेना। सेक्शन 35 से लेके कहाँ तक चलता है ये? सेक्शन 61 तक, 62 तक चलता है, सेक्शन 62 तक। चैप्टर 5 यहाँ लिख देते हैं हम, ये बात हमने वहाँ नहीं लिखी थी, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए आप। सेक्शन 62 तक चलता है अरेस्ट का चैप्टर। सेक्शन 35 से लेके सेक्शन 62 तक चैप्टर 5 और बीएनएस में दे रखा है अरेस्ट के बारे में। ठीक है। चलिए, अब आते हैं अपन सेक्शन 35 पर। देखिए, इसकी हेडिंग से चालू करते हैं। अ पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। ठीक है। ये क्या बोल रहा है, सेक्शन 35 बोल रहा है कि पुलिस बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। ठीक है। ये पढ़िए, पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। जनरल रूल तो क्या है कि पुलिस वारंट होगा मजिस्ट्रेट का तभी अरेस्ट करेगी, बट बिना वारंट के भी कर सकती है। कब कब कर सकती है, ये है पहला केस, पुलिस वाले के सामने कोग्निजेबल ऑफेंस हो जाए।
पुलिस वाले के सामने कोई किसी को मारा कुटी कर रहा है, बहुत बुरा मार रहा है, हाथ पैर तोड़ दिए, पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। पुलिस वाले के सामने किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। पुलिस वाले के सामने कोई चोरी करता हुआ पकड़ा गया, पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के। ठीक है। हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस की प्रेजेंस में ही ऑफेंस कर दिया तो पुलिस उसको पकड़ लेगी। कौन सा ऑफेंस? कॉग्निजेबल, ये सीरियस वाले है ना, रेप, मर्डर, डकैती, रॉबरी, किडनैपिंग, ये सब। अच्छा, दूसरा, against whom a reasonable complaint has been made or a credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed offense punishable with an imprisonment which may not be less than। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन मिली है या कंप्लेंट मिली है या रीजनेबल सस्पिशन है पुलिस को कि किसी ने 7 साल तक की पनिशमेंट वाला ऑफेंस करा है, 7 ईयर और लेस, और पुलिस को लग रहा है कि उस पर्सन ने एक्चुअली में किया है और उसकी अरेस्ट करने की जरूरत है। किस वजह से? ताकि वो सामने फर्दर ऑफेंस ना कर सके, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो सके, वो विटनेसेस के साथ टेम्परिंग ना कर सके या डिस्ट्रॉय ना कर सके, या किसी विटनेसेस को धमकियां ना दे सके, इंड्यूसमेंट ना दे सके, या उसकी प्रेजेंस कोर्ट में जरूरी है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जिसमें पनिशमेंट 7 साल या 7 साल से कम है तो भी पुलिस उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है, अगर पुलिस वाले को दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो। पहली कंडीशन, पुलिस को लगना चाहिए कि जो वो पर्सन है उसने क्राइम करा है। ठीक है। पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द सेड ऑफेंस, ये हो गई पहली कंडीशन। और दूसरा, पुलिस को लग रहा है कि उसकी अरेस्ट नेसेसरी है। क्यों? ऑफेंस, ताकि आगे फर्दर दूसरा ऑफेंस ना कर सके, इन्वेस्टिगेशन के लिए डिस्ट्रॉय ना कर सके, एविडेंस को टेम्पर ना कर सके, इंड्यूस ना कर सके, थ्रेट ना दे सके, प्रेजेंस उसकी जरूरी है कोर्ट में। वापस से हम क्या पढ़ रहे हैं कि इन सिचुएशन में पुलिस बिना वारंट के पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। पहला ये कि पुलिस वाले के सामने ही कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया। दूसरी कंडीशन ये कि एक ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है जिसका पनिशमेंट 7 साल या 7 साल से कम है और पुलिस वाले को लग रहा है कि हाँ इस आदमी ने ऑफेंस किया है, और दूसरा, उसकी अरेस्ट जरूरी है इन रीजंस की वजह से, ताकि वो दूसरा ऑफेंस ना करे, ताकि इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो जाए, तो ही इस केस में अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर 7 साल से ज्यादा हो तो पुलिस अरेस्ट कर सकती सिर्फ इसी ग्राउंड पे, अगर पुलिस को लगे कि हाँ इसने किया है। ये वाला देखो, credible information has been received that he committed an offense punishable with may extend to more than 7 years, whether 7 ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि अगर 7 ईयर प्लस वाला ऑफेंस कमिट हुआ है तो पुलिस कैन अरेस्ट इफ इट हैज रीजन टू बिलीव कि उसने किया है, और अगर 7 साल से कम है, 7 साल से लेस है, तो पुलिस को रीजन भी होना चाहिए प्लस नेसेसिटी भी बताना पड़ेगी। वो जो 5 ग्राउंड है कि इन्वेस्टिगेशन टेम्परिंग ना कर दे, इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो जाए, विटनेस टेम्परिंग ना कर दे, विटनेसेस को डराए नहीं। ठीक है। पुलिस प्रेजेंस ज़रूरी हो जाए, उसकी कोर्ट में प्रेजेंस के लिए ज़रूरी है। ठीक है। तो सेक्शन 35 में क्या बोला? पहली बात की पुलिस इन केसेस में अरेस्ट कर सकती है। पहला, पुलिस के सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया। अगर ऐसा ऑफेंस, दूसरा, ऐसा ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट 7 साल से कम है तो पुलिस को दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगी। पहली कंडीशन है ये और दूसरी कंडीशन है ये। ठीक है। अच्छा, अगर ऑफेंस ऐसा है जिसमें पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा है तो सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगी, ये वाली, पुलिस हैज रीजन टू बिलीव दैट द सच पर्सन हैज कमिटेड द सेड ऑफेंस। मान लो कि आपके ऊपर अगर मर्डर का एलिगेशन है, एफआईआर होती है कि आपने मर्डर करा है और पुलिस को लग रहा है कि आपने मर्डर करा है, तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। बस इतना ही बोल रहा है ये सेक्शन, बिना वारंट के। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि आपने ऐसा क्राइम करा है जिसका पनिशमेंट 7 साल से कम है। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं आपने जैसे हर्ट करा है, तो पुलिस आपको अरेस्ट करेगी। उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगी। पहला, कि पुलिस को लग रहा है कि आपने हर्ट करा है। दूसरा, कि आपकी अरेस्ट जरूरी है। क्यों जरूरी है? 5 रीजन में से एक होना चाहिए कुछ भी, या मल्टीपल होना चाहिए, ताकि आप सामने वालों को धमकी ना दे सको,
ताकि आप एविडेंस को ना मिटा सको। ठीक है। तो जो 7 साल से कम वाले ऑफेंसेस है, उसके अंदर अरेस्ट इतनी जल्दी नहीं करना है। पुलिस को मल्टीपल कंडीशन सेटिस्फाई करना, तभी अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के। पर अगर 7 साल से ज़्यादा वाला ऑफेंस है, उसमें पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट कर सकती है। बस पुलिस को अगर इतना लग गया कि हाँ इसने करा है। चौथा, अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मतलब एक तरह से सीरियस क्रिमिनल। ठीक है। क्या होता है कि कोर्ट किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देती है अगर वो मल्टीपल क्राइम करता है और वो प्रोसेस से भाग रहा है। तो अगर किसी को डिक्लेयर कर दिया स्टेट ने या कोर्ट ने, तो फिर उसको पुलिस बिना कोई वारंट के अरेस्ट कर सकती है। पांचवा, किसी के पोजीशन से कोई स्टोलन प्रॉपर्टी निकल जाए और पुलिस को लग रहा है कि इसने ही क्राइम करा है, तो उसको भी अरेस्ट कर सकती है। हु obstruct to police officer while in an execution of his duty or who has escaped attempt to escape from lawful custody। अगर कोई पर्सन पुलिस की कस्टडी से भाग गया, या कोई पर्सन पुलिस को अपना काम नहीं करने दे रहा है, उसको भी पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ठीक है। वो इज अ डेजर्टर। मान लो, देखो, जो आर्मी में काम करता है वो आर्मी की परमिशन के बिना छोड़ नहीं सकता। अगर वो आर्मी छोड़ के भाग गया तो उसको डेजर्टर बोलते हैं, और उसको पुलिस बिना कोई वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ठीक है। एक और लास्ट पॉइंट, हुआ इज अ रीजनेबल कंप्लेंट एनी कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया विच। ठीक है। अगर पुलिस को ये पता चलता है कि एक पर्सन है जो कि बाहर क्राइम कमिट करके आया है, ऐसा एक्ट करके आया जो अगर इंडिया में होता तो इंडिया में भी क्राइम होता है, तो अगर पुलिस को पता चल गया कि वो बाहर कोई क्राइम करके आया है, तो उसको भी पुलिस बिना कोई वारंट के एक अंडर उन फॉर विच अंडर, ठीक है, उसको भी अरेस्ट कर सकती बिना वारंट के। ठीक है। हु हैज बीन रिलीज्ड कन्विक्ट breaches breaches rule under subsection 5 of section 394। ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन कन्विक्ट है, कोर्ट ने किसी के ऊपर ट्रायल चलाई और उसको कन्विक्ट कर दिया, उसको बोला कि 10 साल के लिए जेल में रहेगा, उसको टेम्परेरी पेरोल पे छोड़ा है, पेरोल के टाइम पे उसने कोई क्राइम कर दिया, तो उसको पुलिस बिना वारंट के पकड़ सकती है। ठीक है। अंडर होम रिक्वेजिशन हैज बीन मेड। रिक्वेजिशन का मतलब होता है कि एक पुलिस वाले ने, मान लो कि इंदौर पुलिस ने दिल्ली पुलिस को बोला कि ये तुम्हारे यहाँ पर एक हमारा क्रिमिनल घूम रहा है, इसको पकड़ लो, तो वो बिना वारंट के पकड़ सकते हैं। इसको बोलते हैं रिक्वेजिशन। ठीक है। अब सेक्शन सेक्शन टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 39। ठीक है। ठीक है। तो ये जो सब सेक्शन 2 है, ये बोल रहा है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना वारंट के नहीं पकड़ा जाएगा। ठीक है। अब ये नोटिस वाली बात आ गई। देखो, हमने क्या बोला था कि अगर 7 साल से कम पनिशमेंट है, तो पुलिस को 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगी, तभी पुलिस किसी को अरेस्ट कर सकती है। ठीक है। पहली, कि पुलिस वाले को लगना चाहिए कि सामने वाले ने क्राइम करा है। दूसरा, उसकी अरेस्ट इसलिए ज़रूरी है ताकि वो दूसरा ऑफेंस ना करे, ताकि वो विटनेसेस को डराए ना, धमकाए ना, ताकि वो उसकी प्रेजेंस कोर्ट के सामने सिक्योर की जा सके, ताकि वो एविडेंस को टेम्पर ना कर सके, एविडेंस को डिस्ट्रॉय ना कर सके। ठीक है। तो पुलिस को लग रहा है कि अगर ये चीज़ें हैं तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी 7 साल से नीचे वाले में। और अगर लग रहा है कि नहीं, तो फिर पुलिस एक नोटिस दे के छोड़ देगी। मान लो आपने कुछ ऐसा ऑफेंस करा जिसका पनिशमेंट है 1 साल, डिफेमेशन मान लो, या कोई सा भी एक ऑफेंस मान लो, हर्ट करा है आपने। ठीक है। आपने किसी को चाटा मार दिया और उसका खून निकल गया दांत में से, टंग वंग में से। ठीक है। दांत वात नहीं टूटा, खून निकल गया। तो बीएनएस का सेक्शन 35 ये बोल रहा है कि आपको डायरेक्ट पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, पुलिस आपको एक नोटिस भेजेगी। नोटिस में बोलेगी कि भैया तुमने ये क्राइम करा है, थाने पे आके आओ, हमको तुमसे पूछताछ करनी है। अगर आपने वो नोटिस को फॉलो कर लिया तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी, और अगर आपने नोटिस को फॉलो नहीं करा फिर पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। ठीक है। इतनी सी बात है कि अगर 7 साल से कम पनिशमेंट है ऑफेंस की और आपने वो क्राइम करा है, तो पुलिस जनरली जनरली, ठीक है, अधिकतर केसेस में आपको अरेस्ट नहीं करेगी, एक नोटिस भेज देगी। नोटिस आपने फॉलो कर लिया तो आपको अरेस्ट नहीं करा जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप इन्वेस्टिगेशन में पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हो। लेकिन अगर आपने नोटिस की कंडीशन तोड़ी, आप इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो आपको पकड़ लेंगे। यही होता है, अनिश कुमार का नोटिस भी यही होता है। ठीक है। यही लिखा है, अब एक बार पढ़ लीजिएगा आप, इसमें कुछ भी नई चीज़ नहीं है। तो बस सेक्शन 35 यही बता रहा है, इसको थोड़ा समराइज कर देते हैं।
कि पुलिस ऑफिसर कब कब बिना वारंट के पकड़ सकता है। पहला, कि पुलिस के सामने किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया। दूसरा, कि 7 साल या 7 साल से अधिक पनिशमेंट वाला ऑफेंस है और पुलिस को लग रहा है कि सामने वाले पर्सन ने क्राइम करा है, तो बिना वारंट के पुलिस उसको पकड़ सकता है, पुलिस वाला उसको पकड़ सकता है ना। तीसरा, ऑफेंस ऐसा है जिसमें पनिशमेंट 7 साल से कम है, तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगी। पहली, कि पुलिस वाले को लग रहा है कि सामने वाले ने क्राइम करा है। दूसरा, कि पुलिस वाले को लग रहा है कि इसकी अरेस्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये टेम्परिंग ना कर दे, ये धमकियां ना दे, ये प्रेजेंट हो जाए, ठीक है, तभी करेगा। नहीं तो नोटिस पे देके छोड़ देगा, नोटिस बुला के उसको नोटिस पे छोड़ देंगे, सेक्शन 35 का नोटिस पे छोड़ देंगे, बोलेंगे कि भैया ये नोटिस का फॉलो करो, तुम नहीं करोगे तो तुमको पकड़ लेंगे। बस यही है सेक्शन 35। अब एक बार पूरी वीडियो को हम रिवाइज कर ले। मतलब होता है डिप्राइवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ। लॉ क्या दे रखा है? लॉ वही है जो सेक्शन, ये लॉ वही है जो सेक्शन 35 से लेके सेक्शन 62 में दे रखा है, प्लस आर्टिकल 20, 21, 22। ठीक है। जब इन प्रोसीजर को फॉलो करके किसी की पर्सनल लिबर्टी को छीना जाता है, तो उसे ही हम बोलते हैं अरेस्ट। ठीक है, कौन कर सकता है? पुलिस भी कर सकती है, दूसरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, प्राइवेट पर्सन, मजिस्ट्रेट। प्राइवेट पर्सन कब करेगा? जब कोग्निजेबल ऑफेंस होगा इसके प्रेजेंस में, और बेलेबल ऑफेंस होगा या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होगा। ठीक है। कैसे होगा? पुलिस वाला जब भी अरेस्ट करेगा तो एक आइडेंटिफिकेशन मार्क भी करेगा, अरेस्ट मेमो बनेगा। ठीक है। कैसे अरेस्ट किया जाएगा? कन्फाइन करके बॉडी को, सेक्शन 43। अरेस्ट विद वारंट भी हो सकती है, विदाउट वारंट भी हो सकती है। विदाउट वारंट कब कर सकती है? पुलिस वाले के सामने ही किसी ने कोग्निजेबल ऑफेंस कर दिया, 7 साल से अधिक वाला ऑफेंस करा है, या वो पुलिस को लग रहा है कि इसने करा है। ठीक है। राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, उसको ग्राउंड बताओ, उसके घर वालों को बताओ, उसके दोस्तों को बताओ, 24 घंटे के अंदर उसको पेश करो, उसको बताओ उसके पास अधिकार है बेल का। ठीक है। ऑब्जेक्ट यही है कि इन्वेस्टिगेशन अच्छी हो सके, कोई डिस्ट्रॉय ना करे एविडेंस को, विटनेसेस को थ्रेट ना मिले। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस यही है कि आर्टिकल 21 खुद बोल रहा है कि आपको अगर पर्सनल लिबर्टी किसी की डिप्राइव करनी है तो एक जो प्रोसीजर है उसको अच्छे से फॉलो करो। प्रोसीजर ये दे रखी है सेक्शन 35 से लेकर सेक्शन 32 प्लस आर्टिकल 21, 22 और 20, इसमें प्रोसीजर दे रखी है। ठीक है। स्टेट्यूटरी फ्रेमवर्क ये इसमें से ये वाले जो मार्क करें, ये वाले सेक्शन याद रखिएगा आप, 35, 36, 43, 47, 49, 50, 57। ठीक है। बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है पुलिस, ये सेक्शन 35 हमने कवर कर लिया है। ठीक है। पुलिस को लग रहा है कि इसने रीजन टू बिलीव, है ना, देखो 7 ईयर और लेस में पुलिस वाले को ये दो चीज़ें सेटिस्फाई करना पड़ेगी। पहला, लग रहा है कि पुलिस को लग रहा है कि उस पर्सन ने क्राइम कमिट किया है। दूसरा, पुलिस को लग रहा है कि ये इसका ज़रूरी है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, टेम्परिंग रोकने के लिए, थ्रेट रोकने के लिए, सिक्योरिंग के लिए। ठीक है। और ये जितने भी रीज़न है पुलिस को राइटिंग में लिखना पड़ेंगे, राइटिंग मस्ट है। ठीक है। नोटिस ऑफ अपीयरेंस वही है कि अगर पुलिस ने देखा कि 7 साल से कम है और अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको पुलिस बोलेगी कि भाई नोटिस दे रहे हैं, तू आ जा। और अगर नोटिस दे दिया तो पुलिस फिर पकड़ेगी नहीं। ठीक है। अरेस्ट ऑफ इन्फॉर्म पर्सन अबाउ 60। ठीक है। अगर आपको कोई किसी बुजुर्ग को अरेस्ट करना है जिसकी 60 साल से ज़्यादा उम्र है, या इन्फॉर्म है जिसकी फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो उसको आप पुलिस नहीं करेगी अरेस्ट जब तक कि डीएसपी से परमिशन ना ले ले। ठीक है। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट यही है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क को बियर करो, मेमोरेंडम को अटेस्ट करना रहेगा। मैनर कैसे? ये यही कि टच करोगे आप, राइट्स हम पढ़ चुके हैं, राइट टू नो ऑफ द ग्राउंड्स, राइट टू बेल, राइट टू इन्फॉर्म रिलेटिव्स। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जब भी कोई पर्सन अरेस्ट होगा, उसकी हेल्थ का ध्यान रखेगी पुलिस, बेवजह रेस्टोरेंट नहीं लगाएगी, उसको 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करेगी, उसको डिग्निटी के साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा। विमेन का अरेस्ट सनसेट और सनराइज के पहले नहीं किया जाएगा, सनसेट के बाद और सनराइज के पहले नहीं किया जाएगा। प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है अगर नॉन बेलेबल हो, कोग्निजेबल ऑफेंस उसके प्रेजेंस में हो रहा है। मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। इलीगल अरेस्ट होगी तो आप छूट सकते हो। जोगेंद्र कुमार, डीके बासु, अन्वेश कुमार, ये केसेस याद रखिएगा। ठीक है। बस इसके साथ टॉपिक ऑफ अरेस्ट कंप्लीट होता है। इसमें बहुत सारे हमने पॉइंट्स कवर किए हैं। इसका आपने अगर 50% भी लिख दिया तो आपको अच्छे मार्क मिल जाएंगे एग्जाम में। सारी चीज़ें नहीं लिखने की ज़रूरत रहती, बट जितना आपको याद रहे लिख देना। ये बहुत बड़ा आंसर है, ये बहुत नोट्स में बहुत लिखा है, आराम से आपके पेजेस भर जाएंगे। विद दैट दिस वीडियो इज़ कंप्लीट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।